हम्म हेलो बच्चों। तो हम लोग क्या अभी सीखे थे लास्ट क्लास में? प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विथ वेक्टर। उसमें क्या हम लोग देखे थे कि किसी वेक्टर को अगर स्केलर जैसे कोई वेक्टर ए है और इसको अगर हम एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें तो एक वेक्टर ही देता है ये के इंटू वेक्टर ए। ये क्या होगा? ए डैश क्या होगा? एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए के मैग्नीट्यूड के टाइम्स होगा। और डायरेक्शन किसके अनुसार डिसाइड होगा कि अगर के पॉजिटिव है तो ए के डायरेक्शन में होगा, अगर के नेगेटिव है तो ए के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये तो हम लोग देख चुके थे। अब चलिए हम लोग इसको जब समझ गए आप, तो इसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर को फिर से जरा सा समझते हैं, ठीक है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्या डेफिनेशंस बताए थे हम? यूनिट वेक्टर का क्या बताए थे? जैसे कोई वेक्टर अगर ए है, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या बताए थे? यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 यूनिट होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? ए के डायरेक्शन में होगा, होगा ना? और दूसरा क्या होगा कि इसका डायमेंशन नहीं होगा। जैसे कि ए मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ईस्ट, है ना, डिवाइडेड बाई हम इसके मैग्नीट्यूड यानी 10 मीटर से, तो क्या हुआ? 1 यूनिट ईस्ट। ये डायमेंशन लेस है, यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायमेंशन लेस, लेकिन सिर्फ एक उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है? और अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, किसी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर लेना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, ए बराबर क्या हो जाएगा? यू ए इंटू मॉड ऑफ, यानी कि उस यूनिट वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकल जाएगा। जैसे सपोज कोई वेक्टर हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, ठीक है? सपोज वेक्टर है ए, ठीक है? एक्स एक्सिस के अलोंग हम प्री डिफाइंड कर चुके हैं यूनिट वेक्टर यू एक्स, ठीक है? तो ए बराबर 5ux लिख सकते हैं ना? ये क्या हुआ? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 है, और डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग, वेयर यू एक्स इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लें तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर यू वाई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर लें हम, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये ए बाई बराबर क्या लिख सकते हैं? कोई स्केलर आई इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस। दिस इज अ वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस। इसी तरह से हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, ठीक है? तो अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ हो तो उसके डायरेक्शन में हम लोग कोई वेक्टर लेने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड को उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अलोंग क्या निकल जाएगा? एक वेक्टर निकल जाएगा। जैसे जैसे एक वेक्टर है ए, अब बराबर है 5ux। बता सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और किस डायरेक्शन में है? ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5, और डायरेक्टेड किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग। किधर डायरेक्टेड है? एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना? डायरेक्टेड एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। इसी तरह से अगर एक वेक्टर हम लोग ले बी, ठीक है, इसका है 5u बाई यूनिट वेक्टर, तो ये बी वेक्टर किधर डायरेक्टेड है? वाई एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से एक सी वेक्टर ले लो और ये भी 5uz यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो ये किधर डायरेक्टेड है? 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है,
डायरेक्टेड किधर है ये, जेड एक्सिस के अलोंग। तो अगर यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन का दिया हुआ हो, किसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग या किसी और डायरेक्शन में, तो उसके अलोंग एक वेक्टर हम लोग सीधा क्या करेंगे, उस फिजिकल किसी फिजिकल क्वांटिटी का उसके अलोंग वेक्टर लेना है तो क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बात समझ में आ रही है। जनरली एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर का नोटेशन है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो अगर कोई वेक्टर हम आर लें जो 5i है प्लस 6j है प्लस 7k है, तो हम लोग इससे क्या बता सकते हैं कि वेक्टर का 5 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या है 5 यूनिट है, वाई कंपोनेंट क्या है 6 यूनिट है और जेड कंपोनेंट क्या है 7 यूनिट। ये एक वेक्टर है ना, ये क्या है, एक वेक्टर हो गया जिसका एक्स कंपोनेंट 5 यूनिट, वाई कंपोनेंट 6 यूनिट और जेड कंपोनेंट 7 यूनिट हो गया। ठीक है, आई कैप जहां लग जाए समझ जाइए कि वो जो कंपोनेंट है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप लग जाए तो वाई एक्सिस के अलोंग है, के कैप लग जाए तो जेड एक्सिस के अलोंग है। अब चलिए इसी में आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। जैसे हम ये एक्स एक्सिस ले लिया एक, ये वाई एक्सिस हमारा है और ये जेड एक्सिस है। हमने एक वेक्टर लिया आर, क्या लिया हमने, एक वेक्टर लिया आर जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, गामा एंगल, और गामा, हाँ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या एंगल है, अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ इसका क्या एंगल है, बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है, गामा है। ठीक है, तो इस और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आर के बराबर है, मान लो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू आर है। ठीक है, तो हमको ये वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकलेगा भैया। देखो इस वेक्टर के टिप से जेड वाई प्लेन में एक नॉर्मल डाल दो, क्या डाल दो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ये ऐसे है प्लेन, ये जेड एक्सिस ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, देख लो समझ लो ऐसे है। इस प्लेन में इस वेक्टर के टिप से हमने एक नॉर्मल डाला तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ, ये ऐसे और ये ऐसे है ना, और एक्स एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल अगर बना रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ से ऐसे लाए और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो इस तरह का कुछ पिक्चर देखो बनेगा। देखो जरा, ये अगर हमारा एक्स है और ये हमारा अगर जेड है, आई 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 क्रॉस जेड, और ऊपर ये हमारा हो जाएगा क्या, वाई एक्सिस। तो यही ना है, यहाँ पर में हमारा इसका ये, और यहाँ से हम ऐसे मारेंगे कंपोनेंट, यहाँ से फिर ऐसे ये इस पर ड्रॉप किए हैं, ये इसका ये टॉप व्यू है, ये जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं ये वाला इसका ये टॉप व्यू है, ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस नीचे कर दिए, ऊपर से देखेंगे तो ये वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट इसका हो गया और ये हमारा जेड कंपोनेंट हो गया, वाई कंपोनेंट तो समवॉट एयर होगा, और ये हमारा वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं ना इस वेक्टर को, इसको सी एक्स से नहीं रिप्रेजेंट करके आर एक्स ले लो भैया, ये आर एक्स हो गया, ये आर वाई हो गया और आर, ये आर जेड हो गया
है ना, और आर वाई तो ये हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में। तो हमारा आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई के डायरेक्शन में प्लस आर वाई जे के डायरेक्शन में, सॉरी आर एक्स आर वाई और आर जेड के डायरेक्शन में लिख सकते हैं इससे, है ना। अब देखो आर कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर आर हो तो आर कॉस अल्फा बराबर आर इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये आर एक्स के बराबर हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, और आर साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा, आर सॉरी साइन अल्फा नहीं, आर कॉस अल्फा ही होगा, आर कॉस बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है ना, तो आर कॉस बीटा बराबर आर वाई, और आर कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर जेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो देखो फटाफट देखो जरा, अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करके सम कर दें तो हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब जरा सा इस पिक्चर में देखो, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर हुआ ना, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर हुआ, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तो ये का स्क्वायर, और यहाँ ये वेक्टर कैसे है, ऐसे है, ऐसे है ना ये वेक्टर, और ये क्या है हमारा, यहाँ से अगर इसके टिप तक खींचे तो ये क्या है हमारा आर वाई, वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, ये हमारा वाई कंपोनेंट होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर इसका मैग्नीट्यूड नहीं हो गया, यानी कि ये बराबर हम क्या लिख देंगे आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, यानी कि यहाँ से हमारा रिलेशन क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ये एक रिलेशन आ गया। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, और यहाँ से इस ये जो ड्रॉ किए इससे एक रिलेशन ये भी आया कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सो आर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर का क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन इसमें हल्का फुल्का हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं कि ये कैसे आ गया सर, ठीक है। इसी में अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर हो तो इस सबको हटा दीजिए टनाटन, 2 डायमेंशनल वाला में क्या हो जाएगा, तो 3 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशनल वाला में क्या हो जाएगा, देखो यहीं से क्या हो जाएगा बताओ जरा, 2 डायमेंशनल वाला में यही हो जाएगा, ये आर एक्स हो जाएगा आर कॉस अल्फा, और आर एक्स ये हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा क्या आर साइन अल्फा, और ये मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो गया, है ना, आर स्क्वायर बराबर। इसी तरह से जब 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये रिलेशन होल्ड करेगा। 2 डायमेंशनल वाला में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर रूट अगर ले लिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा, देख लो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ से इसका ले लिया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, हो गया ना, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये आर का यहाँ से। तो ये हमारा अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर हो जिसका एक कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी हो, कुछ जेड एक्सिस के अलोंग हो, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या बच रहा है देख लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग रेक्टेंगुलर मीनिंग वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाँ सब लगभग अब होने ही वाला है। अब सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विथ वेक्टर्स अब हमको हम लोगों को डील करना है,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विथ वेक्टर्स। यहाँ तक में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक प्रोडक्ट में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर सीखे थे, उसके बारे में डिटेल में हम बताए थे। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विथ वेक्टर्स, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बहुआ? डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आज हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। चलो डॉट प्रोडक्ट समझते हैं क्या है भाई। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, अगर दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ हो और तुमसे कोई कहे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो ए डॉट बी, ये बीच में डॉट डालेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए डॉट बी। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट विच विल बी इक्वल टू, एज पर डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें से देख रहे हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए पर मोड बी और cos थीटा। cos थीटा डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डायरेक्शनलेस। मॉड ए, इसमें मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये टोटल टर्म क्या है? स्केलर है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए स्केलर, नोट ए वेक्टर। दिमाग में ये फिक्स कर लो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर, नॉट ए क्या? वेक्टर। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? अब डॉट प्रोडक्ट में स्केलर तो रिजल्ट देगा, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो स्केलर रिजल्ट देगा, जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा, मोड ए मोड बी cos थीटा, वेयर ए एंड बी, मोड ए एंड मोड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो बात क्लियर है? अब ए डॉट बी का एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा देख लो। ए डॉट बी का एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वाला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है क्या? पहला एप्लीकेशन तो हो गया टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे निकल जाएगा? देखो ना, ए डॉट बी निकाल दो बराबर मोड ए मोड बी cos थीटा, तो cos थीटा बराबर नहीं हो गया ए डॉट बी बटा ए बी? नहीं निकल गया एंगल दोनों के बीच का, थीटा नहीं निकल जाएगा। तो टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए डॉट बी निकाल दो, है ना? तो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो जाता है? टू फाइंड वर्क डन, टू फाइंड वर्क डन। जैसे वर्क डन क्या डिफाइन किया है? एफ डॉट, वेयर एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बट वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो टू फाइंड द वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एफ एस cos थीटा, वेयर एफ एंड एस आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ वर्क निकालने में भी डॉट प्रोडक्ट का यूज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और हाँ, एक बात यहाँ बता दें कि ए और बी यहाँ बिना एरो के अगर लिख दिए तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ए और बी को अगर बिना वेक्टर साइन के हम शो कर दें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है,
है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी जरा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी, देखो एक बात तो तय है कि ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा होगा बउआ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर हम बी डॉट ए निकालें तो क्या होगा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। यानी कि ए डॉट बी बराबर क्या हो गया हमारा, बी डॉट ए, ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, बी डॉट ए हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर ए डॉट बी प्लस सी करें तो ये बराबर हो जाता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, और ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। और कुछ डॉट प्रोडक्ट में बच गया है, और कुछ जरा सा हमको रिमाइंड करने दो कि अगर और कुछ बच गया है डॉट प्रोडक्ट में। हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स along x y एंड z एक्सिस। देखो x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, y एक्सिस के along क्या बताए थे, j कैप, और z एक्सिस के along k कैप। देख लो यहाँ, है ना। इसके along यूनिट वेक्टर क्या होगा बउआ, i कैप। इसके along क्या होगा बउआ, j कैप है। इसके along क्या होगा, सब स्मॉल में है, ध्यान रहे, ठीक है, j कैप। अब देखो जरा, i डॉट j क्या होगा, जरा सा देखो तो बउआ, i और j के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी i डॉट j क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ, i का मॉड j का मॉड इंटू कॉस 90 डिग्री। i का मॉड j का मॉड क्या होगा, 1 इंटू कॉस 90 क्या हो गया, 0। यानी कि i डॉट j बराबर 0। उसी ढंग से अगर हम i डॉट k करें तो यह भी 0 आएगा। k डॉट j या j डॉट k करें वह भी 0 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग k एक्सिस, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले किसी दो का, ठीक है, जैसे i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। डेफिनेशन से क्या होता है, ए डॉट बी मोड बी कॉस थीटा। आई डॉट जे निकाले तो मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे इंटू कॉस 90 डिग्री, तो क्या आ गया, 0। इसको दिमाग में रखना है। अब देखो, अगर यूनिट वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करें, जैसे आई डॉट आई क्या होगा, देख लो, मॉड आई कॉस क्या हो जाएगा, आई और आई के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। ये 1 इंटू कॉस 0 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आई को अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, जे को जे के साथ करें, के को के साथ करें, तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा बुआ, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ ए बराबर क्या है, आई है, बी बराबर क्या है, आई है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो 1 हो गया। समझ में आ रही है बात। चलो, अब तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ रह नहीं गया है। अगर कुछ रह गया है और आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है खुद से बुक से पढ़ने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है सर,
हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हम उस पर एक लेक्चर दे देंगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, हम उस पर एक लेक्चर अपलोड कर देंगे वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। हाँ, अब डॉट प्रोडक्ट में तो हमको नहीं लगता है कि कुछ बच गया है। अच्छा, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। देखो क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ये कहीं कहीं हम देखते थे, ऑफ ए डॉट बी क्या हो गया, जैसे कि देखो एक वेक्टर ए लिया इधर, तो क्या बता रहे थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, एक वेक्टर यहाँ ए हो और एक वेक्टर यहाँ बी हो, टेल टू टेल प्लेस किया गया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। और ए डॉट बी क्या होता है, देखो तो जरा सा, ए बी कॉस थीटा, यानी कि अगर ए का कंपोनेंट ले लें बी के अलोंग, ए का कंपोनेंट ले लें बी के अलोंग, क्या हो जाएगा, देखो तो जरा सा, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, हो जाएगा ए कॉस थीटा, स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और उसको अगर बी से हम मल्टीप्लाई कर देते, यही तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए एंड इट्स प्रोजेक्शन अलोंग बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही क्या है हमारा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसको बोलते हैं कि इसका अगर हम कंपोनेंट इधर ले लें, प्रोजेक्शन इसका ले लें इस बी वेक्टर के अलोंग, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बी के मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल इसके बी के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट यही तो है, ए डॉट बी यही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। और कुछ इसमें बहुत माफा चीज़ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं किस चीज़ के ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम थोड़ा बड़ा डिटेल में समझाना चाहते हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट का एक स्पेशल लेक्चर रखें हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझने के लिए है, तो इसलिए उसको हम थोड़ा बाद में उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।